हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नाउ ओनली वन लास्ट टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। लेकिन उससे पहले हमें चार छोटे छोटे टॉपिक्स और देखने रिलेटेड टू ऑस्मोसिस। फर्स्ट रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ऑस्मोसिस हमने लास्ट क्लास में देखा था। व्हेन वी सेपरेट द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन solvent particles move towards the higher concentration, they move towards the solution by crossing the semi permeable membrane. That process is osmosis. और उस process पे हमने osmotic pressure पढ़ा कि when we apply the pressure on solution, that pressure which can stop the movement of solvent particles towards solution, that pressure is osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। अब अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर सॉल्यूशन पर लगाते हैं, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा प्रेशर तो रिवर्स होने लग जाएगा। नाउ सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट, मीन्स द पार्टिकल्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन बाय क्रॉसिंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। This process is known as reverse osmosis. Osmosis में solvent particles move कर रहे हैं solution की तरफ, higher concentration की तरफ। लेकिन अगर हमने osmotic pressure से ज़्यादा pressure लगाया तो अभी process reverse हो जाएगा। solvent particles solution से solvent की तरफ आएंगे, यानी from higher concentration to the lower concentration, और उस process को हम reverse osmosis कहते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस जो है उसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है जब हमें सॉल्ट बनाना होता है फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर पे हमें सॉल्यूशन जो है सी वाटर लेना है और उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाना है, तो ऑटोमेटिकली जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट आपका लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है और हमें सॉल्ट मिल जाता है। तो ये सैलिनेशन हम इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस लगा के सी वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करते हैं। अब नेक्स्ट 3 points are there, isotonic, hypertonic and hypotonic solution. अगर दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस सेपरेट करा है, जिसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब उन दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल है। इफ द टू सॉल्यूशंस हैव सेम वैल्यू ऑफ पाई, सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, these solutions are called isotonic. आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोटोनिक मतलब जिन सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। द नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जैसे हम एग्जांपल लें रेजिन्स का, तो रेजिन्स को जब हम सॉल्ट वाटर के अंदर डाल दें, अगर हमने रेजिन्स को सॉल्ट वाटर में रखा है तो थोड़ी देर के बाद में श्रिंक हो जाएंगे रेजिन्स। श्रिंक क्यों हो गए? क्योंकि सॉल्ट वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो जो रेजिन्स के अंदर का लिक्विड या वाटर था वो बाहर आ गया निकल कर। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच हैव द हायर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस हैं, जब आप उसके अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस को रखेंगे और वो श्रिंक होगा, वो उसके वाटर को अपनी तरफ ले लेंगे, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर हमने रेजिन्स को सिंपल वाटर में रखा, तो सिंपल वाटर में रेजिन्स रखने का मीनिंग क्या है? वाटर अंदर चला जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन अभी कहाँ ज़्यादा है? रेजिन्स में ज़्यादा है, तो रेजिन्स क्या हो जाएंगे? स्वेल अप हो जाएंगे। तो उस वाटर को हम क्या नाम दे देंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिनके कंसंट्रेशंस कम होते हैं दो सॉल्यूशंस आर हाइपोटोनिक, और जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक। और जब दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे तो वो कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये चार हमारे ऑस्मोसिस से रिलेटेड टॉपिक्स थे, ये कंप्लीट हुए। अब हमें चैप्टर का लास्ट टॉपिक करना है, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम मॉलिक्यूलर मास जो है वो दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले उसके फॉर्मूले से, जैसे एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं NaCl का, तो NaCl का मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं?
23 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 35.5 दैट इज मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो NaCl का 58.5 हमने मोलर मास लिखा। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए मोलर मास कैलकुलेट करने का सबसे मेन जो मेथड है वो है बाय एडिंग देयर एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये हमने इसका मास कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या करा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन में हमने मिक्स करा था सॉल्यूट, और जो चार हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करे उन सब के फॉर्मूले से हमने मोलर मास भी कैलकुलेट करा सॉल्यूट का। हमने सभी के लिए फॉर्मूला लिखा था। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट वाली हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू WB अपॉन MB WA अपॉन MB। तो MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हमको वेपर प्रेशर पता है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का मास पता है, तो हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। सेकंड हमने क्या लिखा था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WB अपॉन MB इंटू WA। ये हमारा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके फॉर्मूले में भी MB आया, यानी हम इस फॉर्मूले से भी किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड हमने क्या लिखा था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB अपॉन MB इंटू WA। तो थर्ड जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके फॉर्मूले में भी MB आया। MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहाँ से भी मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्थ हमने लिखा था ऑस्मोटिक प्रेशर पाई V इज इक्वल टू WB अपॉन MD RT। तो इस फॉर्मूले में भी MB है। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी नो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो दो मेथड्स हो गए किसी भी सब्सटेंस या सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट मेथड उसके फॉर्मूले से कैलकुलेट करना एटॉमिक मासेस को प्लस करके। सेकेंड मेथड किसी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आप उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर हम बोले कि NaCl है हमारा सॉल्यूट और फॉर्मूले से उसका मोलर मास आ रहा है 58.5, और फिर उस NaCl को हमने किसी वाटर के अंदर मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बना लिया, और चारों में से कोई भी एक हमने उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर ली। सपोज हमने NaCl को वाटर में मिला के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करा। ऑस्मोटिक प्रेशर हमको पता है, सॉल्यूशन हमने कितना वॉल्यूम का बनाया था वो भी हमें पता है, कितना NaCl हमने मिक्स करा वो भी हमको पता था, किस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन था वो भी हमें पता है, और फिर हमने सारे वैल्यूज रखकर मोलर मास कैलकुलेट करा NaCl का। तो NaCl का ये जो मोलर मास है वो 58.5 में आना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड तो हमारा सेम है, मिलाया तो हमने NaCl है, तो NaCl का मोलर मास तो 58.5 होता है। अगर हम उसको सॉल्वेंट में मिला के सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उससे उसका मोलर मास चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी सेम 58.5 आना चाहिए। लेकिन ये दोनों मास जो होंगे वो NaCl के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब हम NaCl का फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो वो मास 58.5 आएगा, लेकिन जब हम उसका मोलर मास किसी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो मोलर मास 58.5 से कम होगा। तो ऐसा सिर्फ NaCl के साथ नहीं, काफ़ी सॉल्यूट्स के साथ होता है। अधिकतर सॉल्यूट्स के लिए उनके ओरिजिनल मास जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करे, ये उनके ओरिजिनल मास है। ये ओरिजिनल मास उनके कैलकुलेटेड जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल मास कैलकुलेटेड मास से डिफरेंट आते हैं, और इस डिफरेंस को जो मोलर मास चेंज हो गया है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, एबनॉर्मलिटी इन मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब टर्म तो हमको समझ में आ गया कि एबनॉर्मलिटी का मीनिंग क्या है मोलर मास में, ठीक है। मोलर मास में एबनॉर्मलिटी का मतलब ओरिजिनल मास जो आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करा वो डिफरेंट आएगा बाय जो आपने कैलकुलेट करा बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, यानी जो मास है वो क्यों चेंज हो गया है। मास जो है वो चेंज होने के दो रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन इज डिसोसिएशन, एंड सेकंड इज
एसोसिएशन। अब डिसोसिएशन का मतलब क्या है, जैसे हम एग्जांपल फिर से वही ले लेते हैं, NaCl अभी हमने समझा। NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl को जैसे ही हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो वाटर में आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का डिसोसिएशन हो जाएगा। अब डिसोसिएट होते ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। जैसे अगर आपने 1 मॉलिक्यूल NaCl वाटर के अंदर मिक्स करा तो वाटर में जाके वो आयनाइज्ड हो गया, डिसोसिएट हो गया इनटू 2 आयंस Na+ एंड Cl-। तो एक NaCl का मॉलिक्यूल था, और वो डिसोसिएट होकर अब आपको 2 आयंस दे रहा है, Na+ और Cl-। तो अब डिसोसिएशन से क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट विल इंक्रीज, और इफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट विल इंक्रीज देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो इंक्रीज। हमने स्टार्टिंग में ये चीज समझी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने किसी भी आयनिक सॉल्यूट को या आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर मिक्स करा, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो गई। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे हम पाई वी वाला ले लें, पाई वी इज इक्वल टू WB/mBr_T, या अगर हम सेकेंड ले लें, डेल्टा TB इज इक्वल टू MB/WA। तो अब हम चारों में से कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लें, सब में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए जो MB है वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पाई आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, MB इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, MB इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज देन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल डिक्रीज। तो ये हमारा रिलेशन हो गया कि एबनॉर्मलिटी मोलर मास के अंदर क्यों आया, क्योंकि जो सॉल्यूट था वो आयनिक कंपाउंड था, सॉल्यूशन में NaCl ऐसे तो फॉर्मूले से 58.5 मास दे रहा है, लेकिन जब उसको हमने वाटर के अंदर मिक्स करा और सॉल्यूशन बनाया तो मिक्सिंग पर वो डिसोसिएट हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो गया, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की इंक्रीज हो गई, इसलिए मोलर मास जो था वो डिक्रीज हो गया। तो इसलिए क्या इस टर्म को क्या बोल दिया हमने, डिक्रीज को एबनॉर्मलिटी मोलर मास। अब ये तो हुआ कम जहाँ होना था। अब दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है आपका एसोसिएशन। अब एसोसिएशन में क्या होता है, कुछ सॉल्यूट जो होते हैं वो मिक्स करने पर वाटर के अंदर डाइमराइज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो एसिटिक एसिड जो होता है, जब ऐसे एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला रहेगा वो आप इससे कैलकुलेट करोगे, उसका मास कैसे कैलकुलेट करोगे, कार्बन 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 4 प्लस 16 × 2, तो 60 इसका मोलर मास आएगा एसिटिक एसिड का। लेकिन जब आप इसको वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो एसिटिक एसिड डाइमराइज हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे जुड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे CH3COOH के, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 2 मॉलिक्यूल अगर जुड़ गए तो आपने डाले तो 2 अलग अलग थे, लेकिन जुड़ के वो क्या बन गए, एक बन गए। तो उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जब नंबर ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हो जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई सॉल्यूशन की तो मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट द आयनिक कंपाउंड्स वो सब वाटर में डिसोसिएट होते हैं, तो उनके सबके मोलर मास ओरिजिनल मास से डिफरेंट आएंगे जब हम उनके मास कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इसे हम करेंगे उनका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करा, दैट इज द एबनॉर्मल मोलर मास। और जो एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कम होंगे एसोसिएट, जैसे इथेनॉइक एसिड हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, तो वो भी वाटर में जाके टेट्रामेराइज हो जाता है, 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं। तो जो डाइमराइज हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं उनके भी मोलर मास
मास जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे ओरिजिनल मास से, और ये टर्म कहलाएगी एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास। अब एबनॉर्मलिटी कितना आया, यानी कितना चेंज हुआ मोलर मास ओरिजिनल मास से, उसको डिफाइन करने के लिए बॉन थॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसे हम बॉन थॉफ फैक्टर कहते हैं। बॉन थॉफ फैक्टर, और बॉन थॉफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करेंगे। बॉन थॉफ ने एबनॉर्मलिटी बताने के लिए कि हाउ मच एबनॉर्मलिटी present in the molar mass of solute when the solute associate or dissociate in the solution, that abnormality in mass can be calculated or defined by the term I, और this I is called the Bonhoeffer factor, और I का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू होगा ओरिजिनल मास अपॉन कैलकुलेटेड मास, या इसको आप बोल सकते हो एबनॉर्मल मास। आई बॉन्थॉफ फैक्टर हमें बताएगा एबनॉर्मलिटी कितना आया मोलर मास में, और उसकी वैल्यू क्या होगी ओरिजिनल मास जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करा अपॉन कैलकुलेटेड मास या एबनॉर्मल मास जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कैलकुलेट करा। तो ये आई जो है वो बॉन्थॉफ फैक्टर हमको बताएगा, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी हमको बताएगा। अब लास्ट ये कि अगर सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है और आई हमको सिर्फ एबनॉर्मलिटी बता रहा है कि कितना एबनॉर्मलिटी आया, तो एक टर्म हम और इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज एल्फा। अब एल्फा जो होता है हमने ऑलरेडी 11th के अंदर पढ़ा, एल्फा हमको बताता है किसी भी कंपाउंड का डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई भी कंपाउंड कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, कोई भी कंपाउंड कितना परसेंट एसोसिएट हुआ, तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन एल्फा के थ्रू डिफाइन की जाती है। तो दो फॉर्मूले हम यहाँ पे बनाएंगे, फर्स्ट एल्फा फॉर डिसोसिएशन एंड सेकेंड एल्फा फॉर एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के लिए क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन के लिए एल्फा विल बी I-1 अपॉन n-1। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन कैलकुलेट करना रहेगा किसी भी सॉल्यूट के लिए, तो हम लिखेंगे अल्फा डिसोसिएशन इज I-1 अपॉन n-1। और अगर हमको अल्फा एसोसिएशन निकालना है तो अल्फा एसोसिएशन इज इक्वल टू 1 - I अपॉन 1 - 1/n। n जो होता है वो नंबर ऑफ आयंस है, जैसे अगर डिसोसिएट हुआ NaCl तो दो आयंस में डिसोसिएट हुआ Na+ और Cl-, तो n क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हमने बोला एसोसिएट हुआ डाइमर बनाया, जैसे एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दो मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, तो एसोसिएशन में n कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो n इज नंबर ऑफ आयंस इफ द कंपाउंड इज डिसोसिएटेड एंड n इज नंबर ऑफ एसोसिएशन, लाइक डाइमराइज है तो 2 हो गया, ट्राइमराइज है तो 3 हो गया, टेट्रामराइज है तो 4 हो गया। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, बॉन्थॉफ फैक्टर। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे।